नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। आज हम महारथी में एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय महासचिव तक एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। दरी बिछाना, उसके साथ साथ कैसे छोटे छोटे आंदोलन करना, दलितों के मुद्दे को लोगों के सामने लेके जाना और एक लंबा काम करना राजनीति में और धीरे धीरे चलते हुए एक मंजिल तक पहुंचना। दुष्यंत गौतम, आप इनके नाम से एकदम अच्छा। अपरिचित नहीं होंगे। मेरे साथ आज महारथी में वही हैं। दुष्यंत जी, पहले तो इंडिया डेली पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दुष्यंत जी, जब हम लोग कभी सुनते हैं कि कोई व्यक्ति जो है पहले बूथ का अध्यक्ष था, सारे लोगों को इकट्ठा करता था, पार्टी के छोटे छोटे काम करता था, तो वाकई निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मैंने ये देखा कि आपातकाल के दौरान आपके जो काम थे, उसके बाद जनता पार्टी के साथ सहयोग करके जो है राजनीति में आना, उसमें आपकी एज तो बड़ी यंग रही होगी। इतना बड़ा थॉट, इतनी बड़ी सोच कहाँ से आ गई? नहीं देखिएगा, जब एक भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से जुड़े तो मन में राष्ट्रवाद होता है। तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। और जब जनसंघ था, जी। बाद में जनता पार्टी बना, हम्म। तो एक भाव जो होता है राष्ट्रवाद का, वो आपको हर काम को करने के लिए प्रेरणा देता है। क्योंकि आपातकाल में हमने देखा था कि क्यों उस समय कॉलेज स्टूडेंट्स था, हम्म। तो मुझे चावड़ी बाजार मार्केट जाना पड़ता, वहाँ देखा करते थे हर घर हर दुकान के बाहर इंदिरा गांधी की चित्र लगाइएगा। हमने देखा रंजीत होटल में बैठकर किस प्रकार से संजय गांधी ने तोड़फोड़ कराई थी, सारा जम्मू आसपास में जो किया था, और किस प्रकार से नसबंदी का दौर चला था। ऐसे अनेकों अनेक पाप उस समय जो हुए थे। नेताओं को बड़े बड़े को जेल में डाला गया था, मीडिया पे प्रतिबंध लगा था, एक कमरे में 5 रह सकते हैं, लेकिन वहाँ 15-20 सेकेंड लोगों की शहादत हुई। वो सारी चीजें देख के मन विचलित हुआ, क्या आजाद भारत में भी ऐसा हो सकता है? क्या क्या आजाद भारत के अंदर भी आदमी को जीने का संविधान के पास में कोई मर्यादा, कोई कानून, कोई नियम नहीं होता क्या? जी। तो उन सब से प्रेरणा लेके हम लगातार उसमें हमारा 75 से 78 का हमारा कॉलेज टाइम था, उसमें सब हम लगे रहे। और जो आपातकाल जब खत्म हुआ, उसके बाद में हमने एवीपी के लिए यूनिवर्सिटी में पर्ची बांटने का काम किया। हमें ध्यान है कि एवीपी और जनता पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी के हम अंग हो गए थे, तो जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट थे, 2 एवीपी के थे। इस प्रकार से हमने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा। रामजस कॉलेज, कौड़ीमल कॉलेज, इनके बाहर खड़े होकर पर्चियां बांटना, वहाँ से अपनी कार्य। उसके बाद में हमारे जहाँ से कंवरलाल गुप्ता चुनाव लड़े थे, तो मैं उनका पोलिंग बूथ एजेंट था। पिताजी आपको डांटते नहीं थे कि तुम वहां पढ़ने जाते हो कि नेतागिरी करने जाते हो? नहीं, पिताजी हमारे बहुत सरल स्वभाव के साधारण से व्यक्ति थे। उनके मन में, क्योंकि मैं 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, अच्छा। तो 8 बहन भाइयों में बड़ा होना, तो पिताजी का मेरे प्रति स्नेह बड़ा कुछ ज्यादा प्यार था। और स्नेह था। क्योंकि हम उनको देखा करते थे, वो डीटीसी जो कैंप में डीटीसी का डीटीयू हुआ करती थी, उसका हाँ। ऑफिस, तो हम खाना लेके मलगन से पैदल उनको देने जाया करते थे। तो उस समय उनका हमारे प्रति स्नेह और प्यार था। और वो तो कहते हैं मेरा बेटा जो करेगा अच्छा ही करेगा। अच्छे अच्छे तो संगठन से, आपने नेतागिरी करनी शुरू कर दी? अच्छे संगठन से नहीं, नेतागिरी नहीं कह सकते। अच्छा, उसको क्या एक कहते हैं? राष्ट्र हित में काम करना, अच्छा। देश के लिए। उस समय क्या, आज भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता निगम पार्षद, विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं लड़ता है। वो आप 17 करोड़ की जनसंख्या पार्टी की सदस्यता है, कितने विधायक और सांसद बनते हैं? अधिकतर लोग राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, विकास के लिए लगे हुए हैं। कौन आपका आदर्श था? किसको आप, क्योंकि एक लंबी राजनीति आपकी देखिए, हो गई। आदर्श मेरा, मैं शाखा में जाया करता था, मुझे छोटा सा मैं था, तो जाया करते, हमसे पूछा करते, अरे भैया आज अखबार में कौन सा न्यूज आया है, ऐसा पूछ के जब बातें किया करते थे, तो एक जनरल नॉलेज का भाव पैदा हुआ करता था। और वो दौर जो था, उस समय अटल जी और अडवाणी जी का दौर था। अटल जी अपने स्वभाव से जिस प्रकार से लोग के हृदय सम्राट थे, और उनके मन में जो भाव पैदा हुआ करते थे, वही आदमी, हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं उस ओर जाने के लिए प्रेरित किया हमें। अच्छा, जब आप राष्ट्रीय राजनीति में आए, आपको राष्ट्रीय टीम में जगह मिली, उसके बाद फिर आपको पद में मिलना शुरू हो गया, राज्यसभा का आपको सदस्य बनाया गया, एक राज्य का प्रभारी बनाया गया। इतने सारे चेंजेस लगातार समर्पण से ही मिलता है, मैं इतना तो समझता हूँ। अभी हाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल से पहले इसमें इधर वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी इसमें विदेश गए हुए हैं। ढेर सारी बातें मैंने देखी है कि राहुल गांधी के बारे में आप समय समय पर बोलते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी किस तरह के नेता हैं? मतलब
कांग्रेसियों को तो लगता है कि भाई उनसे अच्छा नेता, मतलब बहुत सारे लोगों ने भी, आपने देखा ना कि भाई उनको सैम पित्रोदा ने ही अभी कितना बड़ा महान व्यक्ति बताया। देखिए कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को उनको ढोना पड़ा और कोई नेता है ही नहीं। नहीं, आपको लगता है कि कोई प्रियंका ज्यादा बेहतर हो सकती है राहुल से? नहीं, प्रियंका के बारे में लोग सोचते थे, लेकिन अब प्रियंका के बारे में भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसा वक्तव्य देने के बाद में वो देखती हैं कि किस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, करने वाले की जाति और धर्म क्या है, सरकार किसकी है, वोट बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, मुझे मणिपुर की बेटी के साथ में गलत हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल की बेटी के साथ में क्यों नहीं जा रहे भाई आप? कौन सा मापदंड है आपका? तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जिस भाव को देखते हुए जनता एक नेता को चाहती है, उस भाव में ये कंप्लीटली खरे नहीं उतर रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज की जनता इनमें कोई भावी तो मतलब भविष्य आपको देखती हो। कांग्रेस में न राहुल नेता लगते हैं ना प्रियंका नेता लगती है? ये मजबूरी है कांग्रेस की जी, कांग्रेस की मजबूरी। इसको नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे? वो उसको खाली ब्लैंक खाली हो जाएगा ना। नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए हमने इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, वो तो दलित जो है जाति से भी आते हैं नहीं और नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, खड़गे जी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है, कैरियर लंबा। रहा है, सब जी कुछ जी ठीक ठाक जी है। जी जी। लेकिन उसके बहाने वोट बैंक को साधना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता। आज का दलित 1947 पहले से पहले का दलित नहीं है। अंबेडकर जी के संविधान देने के बाद में, अंबेडकर जी के द्वारा स्वावलंबी बनाने के बाद में आज का दलित सब समझता है कि मेरे वोट की कीमत क्या है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इस वोट से अब माँ के पेट से नेता पैदा नहीं होंगे, इस वोट से आपका सेवक पैदा होगा। तो इसलिए आप तो दलितों को आप ऐसे नहीं कर सकते। खड़गे जी को सेवक नहीं मानते? मतलब दुष्यंत गौतम जी को भारतीय जनता पार्टी बनाए तो वो ठीक है, अगर कांग्रेस राहुल गांधी सॉरी खड़गे जी को बनाए तो वो ठीक नहीं है? नहीं, हमने गलत नहीं कहा है। खड़गे जी को बनाया तो वोट बैंक के लिए बनाया है ना। खड़गे जी की चलती कितनी है आज भी वो, जबकि राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, उसके लिए सीट को छोड़ के खड़े हुए आते हैं। और ये एक व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति कहता है 54 साल का हमारा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। ये तो दलितों का अपमान है भाई। दलितों के लिए इसलिए बनाया है कि हम पहले भी इनके सेवक रहे, अब भी सेवक ही बने रहेंगे। क्या हमारा कोई भी चरित्र नहीं है? क्या हम काम नहीं कर सकते? क्या अच्छा काम नहीं कर सकते? क्या खड़गे जी लगातार जीत कर नहीं आ रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ सम्मान पूर्वक दिखता नहीं है। और एक ही साथ में क्यों है? इन्होंने केसरी जी के साथ में, वो भी दलित थे, क्या हालत की थी उसके अंतिम संस्कार पे। आपने ऑफिस से गेट ही नहीं खोला तो उनको जाने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि दलित भाई और बहनों का कांग्रेस में सम्मान नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, जिस डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 के अंदर, जिस समय कोई बड़े राजनीतिक दल नहीं थे, उस समय उनको हराने का षड्यंत्र किया है कि अंबेडकर जी वहां जाने चाहिए। और बताइए इसका जवाब कौन देगा? आपने राहुल गांधी या अपने राजीव गांधी को मरने के तत्काल बाद आपने भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी ने जीते ले लिया, जवाहरलाल नेहरू ने जीते ले लिया, और अपने डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न 1991 में जब गैर कांग्रेस सरकार मिली, जब भारत रत्न देने का काम किया है आपने। अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया आपने। इतनी बड़ी बड़ी समाधियों के लिए जगह घेर रखी है। बताएं डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहां पर है? आप डॉक्टर अंबेडकर की समाधि आज नरेंद्र मोदी थी, इंदू मिल बंद हुआ है जब बनाने का काम कर रहे हैं। आपने इतने बड़े बड़े संग्रहालय हैं, इंदिरा गांधी की संग्रहालय जाओगे साड़ी मिलेगी जिसपे गोली लगी थी। जवाहरलाल आप जाओगे तो राजीव गांधी बम फटा था, वो कपड़े मिलेंगे। कि डॉक्टर अंबेडकर जी कपड़े नहीं पहनते थे? कहाँ है कपड़े? कहाँ है वो किताबें? कहाँ है वो बर्तन जिसमें खाना खाया करते थे? कहाँ है बैरिस्टर वाला ड्रेस? बंगला अपने नागपुर के अंदर 33 किलोमीटर दूर में चिंचोली में सड़ रहा है कि उसको दिमाग खा गए सबको। इतनी बर्बादी, इतना घृणा डॉक्टर अंबेडकर से। कांग्रेस ने जो है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के साथ साथ उनको भी सम्मान नहीं दिया, उनके किसी भी चीज को सम्मान नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी को तो बिल्कुल अपमान करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस के समतुल्य जो भी वरिष्ठ नेता देश के निर्माण में भाग लिया है, चंद्रशेखर आजाद हो, शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इतने बड़े बड़े नेता, सरदार मतलब उनके सबके इतिहास को नकारा है इन्होंने। आजादी के बाद तो किसी का भी इतिहास नहीं बनने दिया। ऐसा लगा कि गांधी खानदान नहीं होता तो देश आजाद ही नहीं होता, ऐसी स्थिति पैदा कर दिया आपने। लेकिन मैं बयान आपके देख रहा था दुष्यंत जी की राहुल गांधी से लग रहा है आपको विशेष मतलब नाराजगी है उनके कामों से, और इंडिया गठबंधन तो आपके सबसे मतलब ऊपर निशाने पे है। मैं देख रहा था कि 1 फरवरी की आपने एक बयान दे दिया कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन है ये सारे कुत्तों का झुंड है।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कुत्तों को जोड़ना, मैं उदाहरण दिया था जिस प्रकार से कुत्ते आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब गाड़ी आ जाती है उनको पकड़ने वाली, सारे उस गाड़ी के पीछे भाग लेते हैं उसको डांटने का, उसको डराने धमकाने के लिए। मैंने कहा इनका सभी आपस में सब, आप बताइए ना, आप हरियाणा के अंदर कहाँ है अलायंस? आपस में लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश कहता है कांग्रेस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। 2 बच्चे साइकिल पे भी चले थे, पिछाड़ी पंचर करके डाल दी साइकिल को। लगातार पूरे देश में इनका वातावरण देखिएगा, कहीं भी वैचारिक तौर पर एक नहीं दिखाई देते, लेकिन जब मोदी दिखाई देता है तो डर के मारे सारे एक हो जाते हैं। तो वो मेरा भाव था उसके पीछे। अच्छा, लेकिन अभी आपने ये एक बयान और दिया यहाँ पे, आपने कहा कि भाई ये जो कांग्रेसी हैं वो मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, हाँ जी, राहुल गांधी ने कहा है। अच्छा, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, भगवान राम पैदा नहीं होते। राजनीतिक में एक वक्तव्य निकल जाता है, लेकिन एफिडेविट दिया राम पैदा ही नहीं हुए। मैं देश के सारे जो हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब राम पैदा ही नहीं हुए तो हनुमान जी कहां से आ गए भाई? आप इस कांग्रेस को कैसे आप स्वीकार कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये इनके हालात हैं, डेंगू के बुखार की तरह इसको मानते हैं। हिंदू सनातन धर्म है ही नहीं, ऐसा ही मान के चलते हैं। और मैं तो बल्कि मैंने भी कहा है कि ये आजकल जब चुनाव आता है, बड़े जनेऊ डाल के घूमते हैं, बड़ी बड़ी माला डालते हैं, गेरुआ कपड़े डाल के घूमते हैं। मैं तो ये हिंदू हो कहाँ से गए? और आपको इनकी शादी की भी चिंता है? आप कह रहे हैं गांधी परिवार ने आज तक किसी हिंदू से शादी ही नहीं की। नहीं, मैं चैलेंज है इस बात का। तो आप बताइए, इनके दादा हैं फिरोज खान दादा है इनके। इंदिरा गांधी की शादी हिंदू से नहीं हुई है, प्रियंका गांधी की शादी हिंदू से नहीं हुई है, राजीव गांधी की शादी हिंदू से नहीं। तो ये हिंदू कहां से आगे सारे के सारे? तो देश को कहीं ना कहीं वोट के लालच में दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये देश को मालूम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी की शादी हिंदू से हो जाए? आपको, आपके मन में है ऐसा कि राहुल हिंदू से शादी करें? लेकिन तो वो फिर भी हिंदू नहीं होगा, कि खुद हिंदू नहीं है। वो खुद हिंदू नहीं है तो हिंदू तो हो ही नहीं सकता जी वो। और सवाल ये है, हिंदू का तो बहुत बड़ा दिल होता है, सनातन का बहुत बड़ा दिल होता है। आप कुछ भी हो, आप मानवता के लिए काम किए, आप देश के लिए काम किए और राष्ट्र के लिए काम कीजिएगा। जो लोग नहीं मानते धर्म को, वो भी देश के लिए काम करके अपने आप को उचित पद पर और सम्मान के पूर्वक देखे गए, माने गए वो लोग। दुष्यंत जी, अपना राजनीति आगे किस तरह से आप देखते हैं? आप उत्तराखंड के प्रभारी है, उत्तराखंड में लगातार आप जाते आते रहते हैं, कैसा राज्य कैसा काम कर रहा है इस समय उत्तराखंड? देखिए, आज मैं अपने गौरवशाली तरीके से भी कह सकता हूँ, उत्तराखंड जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, ये दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड और विकास की ओर बढ़ रहा है। आज कहीं भी कोई भी घटना घटती है, आप जैसे आपदा कोई भी आपदा हो, हमारा मुख्यमंत्री सबसे पहले वहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है। पहला सेवक वो ही दिखाई देता है। और उत्तराखंड की सारी एनर्जी वहाँ की जनता को बचाने के लिए लगाई जाती है। आज भी बाढ़ से भी ग्रसित है, बारिश से भी ग्रसित लगातार है। आपदाएं, आपने देखा कितनी सारी आपदाएं से उत्तराखंड चुनौतियों से हर लड़ रहा है। आपदा का मुकाबला करते हुए वही उत्तराखंड धर्मांतरण का कानून भी लाता है, वही उत्तराखंड नकल विरोधी कानून भी लेके आता है, वही उत्तराखंड अपने आप को यूसीसी को भी लगाता है, लागू कराने का काम करता है। वो उत्तराखंड एक आदर्श देश में आदर्श राज्य कैसा हो सकता है? हम उस गौतम की कितनी भूमिका होती है इन जो सारी चीजें अभी लागू हुई हैं? निश्चित रूप से आप वहाँ के प्रभारी हैं तो आपकी बहुत अहम भूमिका होती होगी। वातावरण को अनुकूल बनाए रखना, इतनी भूमिका है खाली, कि कहीं भी कोई ऐसा स्वर नहीं पैदा होना चाहिए, कोई मन में ऐसा भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि हमारी सरकार नहीं है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनमानस का कोई भी व्यक्ति हो, उसको लगना चाहिए उत्तराखंड की सरकार मेरी सरकार है। ऐसे वातावरण को निर्मित करना और ऊपर के नेताओं को दिए जो दिशा निर्देश है उसको पालन करना हमारा काम। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके दुष्यंत जी? वो क्या करते हैं वो लोग? परिवार में मैं 8 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। एक भाई का देहांत हो गया। आपने पूरा लाभ उठा लिया, राजनीति में आपका जाने का मन है, चले गए आप, है ना? किसी ने मना भी नहीं किया, वो तो समझ में आ गया। नहीं, वो बड़ा जो होता है ना, वो सबसे जिम्मेदारियां थोड़ा अथॉरिटी ले लेता है कि नहीं भाई मेरा ये। हाँ, ये तो होता है कि वो कहता है जो करता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत होती है। मैंने सभी भाई की शादी भी की है, सारे काम भी किए। आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी हमारे यहाँ होली दिवाली सारे त्योहार सामूहिक रूप से बनाए जाते हैं। होली मेरे यहाँ बनेगी तो दिवाली छोटे भाई के यहाँ बनेगी, रक्षाबंधन तीसरे के यहाँ बनेगा। इस प्रकार से हमारा
बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, सब शादीशुदा है, सभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ ने शादी कर ली है। मैंने भी, मेरे भी 3 बालक हैं, 2 की शादी कर चुका हूँ, 1 ही रह गया है, अच्छा। एक छोटा अच्छा, लड़का रह गया है, वो वकालत करता है। तो कोई तो राजनीति में भी है? मेरा छोटा एक बड़ा बेटा मेरा काउंसलर है, काउंसलर है? शाहदरा से काउंसलर है, और उसने भी बड़ी मेहनत से कर जिले में उपाध्यक्ष था, रात दिन काम कर अपनी जगह बनाने का काम किया हाँ, मतलब उसमें पिताजी का योगदान नहीं। है। मतलब नहीं, आप अपने उनसे, आप वो अपना नहीं, काम करें, आप अपना काम हाँ, करें। मैं उसके काम में इंटरफेयर्स नहीं करता, हम्म। लेकिन पिता तो हूँ। सही बात है। पिता तो हूँ मैं। अच्छा, अभी फिलहाल अगर अब हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उसका चुनौतियां बहुत कारण है। नहीं, चुनौती तो राजनीति है ही। चुनौती तो हर व्यक्ति के सामने हर समय खड़ी होती है, क्योंकि जनता को अपेक्षा बहुत ज़्यादा है राजनीतिक लोगों से। एक छोटे से भी नेता से भी यही उम्मीद करते हैं, नौकरी भी लगाएगा, सड़क भी बनाएगा, सारे काम यही करेगा। ये होना स्वाभाविक भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन तो आज चिंता नहीं है आपको? हमने 10 साल के अंदर जो हरियाणा को विकास दिया है, पर्ची खर्ची से हमने निकाल के दिया है। पहले पर्चियां बनती थी नौकरी में, खर्चा पैसा देना पड़ता था, लोग मकान गिरवी रखकर, मकान बेच कर, जेवर रखकर अपने बच्चों की नौकरियों के लिए अप्रोच किया करते थे। आज हमने एक शांति प्रिय हरियाणा दिया है, हमने सुरक्षित हरियाणा दिया है, एक अच्छा हरियाणा, जो एक अपने विकास के लिए इस 10 साल के अंदर हरियाणा के विपरीत कुछ कोई बता नहीं सकता कि हरियाणा है। लेकिन जो लोग हमारा से मुकाबला कर रहे हैं, उनके तो इतिहास बताइए आपने। गाँव के गाँव दलितों को जलाने का काम उन्होंने किया है, उन्होंने वहाँ पर जातिवाद फैलाने का काम किया है उन्होंने। आज उन भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी। लेकिन दुष्यंत जी, मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी आपके कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इंद्रजीत राव जो है वो चाहते हैं कि अभी हाल में उन्होंने बयान दिया था कि भाई मुख्यमंत्री, मैं इतनी लंबी राजनीति में हूँ, 10 साल मुझे जो है कांग्रेस से भाजपा में आए हो गया, अब मेरा कितना इम्तहान लिया जाएगा। इच्छा रखना गुनाह नहीं है, हर के मन में इच्छा होनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन पार्टी अनुशासन से चलती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वरिष्ठ नेतागण है, सब बैठ के निर्णय करते हैं, और जो बनना चाहता है वो उस निर्णय को स्वीकार करता है, वो बने या ना बने। आज नायब सिंह सैनी तो सपने भी नहीं देखा होगा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, बने हुए हैं। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण राज्यों में है। लेकिन आपके बड़े पुराने अनिल विज जी के भी मन में भी इच्छा है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। देखिए, अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री भी हैं, और लगातार 10 साल हमने शासन किया, उसके अंदर भी उनकी इच्छा तो होती है, इच्छा के लिए कोई मना रोक नहीं नहीं। करता। लेकिन ये भी नहीं है कि वो योग्य नहीं है। मैं, जिससे घटनाक्रम होता है, हमारे यहाँ एक चिंतन होता है, जी। एक मूल्यों पे आधारित राजनीति क्या दी जाए। हम सेवा के लिए आए हैं, हम व्यक्ति की सेवा करने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए नहीं आए हैं, हम देश के विकास के लिए आए हैं, राज्य के विकास के लिए आए हैं। तो हमारा निर्णय वो होता है, अंतोगत्वा हर कार्यकर्ता को मानना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपके लिए एक बड़ा सपना है 370 के बाद, मुझे लगता है। और कल मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुन रहा था, उसमें उन्होंने किस तरह से कहा कि जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उसको उसका फ़ायदा मिला है। तो आपको लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब एक सुखद एहसास या सुखद अनुभव रहेगा इस बार के चुनाव मुझे में? लगता है जम्मू कश्मीर एक निर्णायक भूमिका में वो आगे है, और पूर्व में जो जैसा जम्मू कश्मीर उन्होंने देखा है, या बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे सेना पे मारने के लिए, आज उनके हाथ में लैपटॉप है। लाल चौक पे झंडा पाकिस्तान का फहरता था, आज वहाँ भारत का झंडा फहरता है। आज वहाँ यूनिवर्सिटी खुली है, एम्स खुली है, आईएम्स खुली है, मेडिकल खुले हुए हैं, आज टूरिज्म बढ़ा है। और इसी जम्मू कश्मीर की जनता ने, जो लोग कहते थे 370 हटा दोगे तो खून की नदियां बहेंगी, जो कहते थे 370 हटा दोगे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज वही उसी तिरंगे को लेकर घूमने का काम कर रहे हैं, और वही आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है। आज जम्मू कश्मीर अपने आप को एक गौरवशाली समय से गुजर रहा है, और आप देखिएगा परसेंटेज ऑफ पोलिंग लोकसभा के अंदर ऐतिहासिक हुई है, और आज वो भी इतिहास बनने वाला है। पूरा जम्मू कश्मीर अपने आप को डबल इंजन की सरकार में चलाना चाहता है, पूरा जम्मू कश्मीर अपने आप को एक विकसित भारत के साथ विकसित कश्मीर। और आप अब तो बड़ा अच्छा अनुकूलता इस बात की है कि पाकिस्तान में देखिए कटोरे लेके घूम रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों ने आज हिमाचल की हालत देखिएगा,
जो कहते थे ओल्ड पेंशन देंगे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली पानी सारा कुछ महंगा करने का काम किया है। और ये इनका झूठ का जो पुलिंदा है ना, खट्टाखट 8,500 रुपये आएंगे, जो लगातार झूठ बोलने का जो राजनीति किया है, उसका पर्दाफाश आज जम्मू मतलब कश्मीर और खटाखट हरियाणा वाला की। मामला राजनीति फेल है, फटाफट वाला मामला ठीक है ना? हाँ, नहीं नहीं, सवाल झूठ और सच का है। एकदम सही कहा। सवाल फटाफट खटाखट का नहीं, झूठ बोला आपने। आपने कहा मध्य प्रदेश चुनाव में कहा था 10 दिन के अंदर किसानों को ऋण माफ कर देंगे। आपने क्या ऋण माफ किया? आज सारे किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनकी जमीन हड़प, महाजन लोग जमीन हड़प लिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे, आज हम उनको 2,000 रुपया हर 4 महीने बाद 6,000 रुपया देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी जम्मू होके आया था, वहाँ बता रहे थे कि वहाँ जम्मू की वहाँ किसानों ने, छोटे किसानों ने 25,000 का लोन ले लिया और किस्त मोदी जी के 2,000 से चुका रहे हैं। 25,000 से लोन से लेके अपनी खेती को उन्नत बनाने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के किए हुए वादे गारंटी हैं और उस गारंटी के कारण लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको पता है मोदी जी है तो 6,000 रुपये मिलने ही मिलने वाले हैं आज। चलिए दुष्यंत जी, मैं समझता हूँ कि सारे सवालों के जवाब हमारे आपके होंगे। देखिए दुष्यंत जी का कहना यह है कि देखिए सपने देखना ना कोई अपराध नहीं है, हर किसी को सपने देखने का हक है, लेकिन सपने आप समूह के लिए देखिए, समाज के लिए देखिए, देश के लिए देखिए, अपने लिए भी देखिए, लेकिन काम बड़े करिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सोच है और बड़ी सोच का व्यक्ति ही बड़े काम करता है। आज बस इतना ही, अगले सप्ताह हम फिर किसी नए व्यक्ति से रूबरू आपको कराएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।